वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसराइल जल रहा है, अपनी आधुनिक और संक्षिप्त इतिहास की अब तक की सबसे भयानक जंगल की आग का सामना कर रहा है। आग अब भी बेकाबू है और तबाही का सिलसिला थमा नहीं है। 20,000 दूनम जमीन, जो लगभग 5,000 एकड़ खेत, बाग और जंगल के बराबर है, राख में तब्दील हो चुकी है। इसमें से 13,000 दूनम जंगल थे। इसराइल में ज़मीन को एकड़ में नहीं बल्कि दूनम में मापा जाता है और 20,000 दूनम करीब 5,000 एकड़ के बराबर होते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है बेट शेमेश के पास कनाडा पार्क का इलाका, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हाईवे दोबारा खोल दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से नेशनल पार्क और जंगलों में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, विशेष रूप से इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान। एक अन्य अपडेट के अनुसार यरूशलेम के बाहरी क्षेत्रों में आग अभी भी जल रही है। कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि यह अल-अक्सा मस्जिद को जलाने की साजिश है, जो पूरी तरह से झूठ है। अल-अक्सा मस्जिद से आग की दूरी 40 किलोमीटर से भी अधिक है। उन क्षेत्रों तक आग के पहुंचने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि बीच में घनी आबादी वाले इलाके हैं। विडंबना यह है कि ऐसी अफवाहें हमें सच्चाई जानने की प्रेरणा देती हैं, जिससे हमारी जानकारी और गहरी होती है। फिलहाल 6 प्रमुख जोन ऐसे हैं जहां आग सक्रिय है और फायर फाइटिंग टीमें तैनात हैं। बेट शेमेश और कनाडा पार्क के आसपास के इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं। तस्वीरें दिखाती हैं कि जंगलों और पहाड़ियों में आग की लकीरें फैलती जा रही हैं, जो दूर से पतली सी दिखती हैं, लेकिन जमीन पर घातक हैं। बटयम नामक शहर में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भी आग लग गई और आपातकालीन टीमें पूरी रात वहां काम करती रहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह आग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। स्थिति और गंभीर तब हुई जब आग के बाद एक भयानक रेतीला तूफान आया, जिसकी तस्वीरें हॉलीवुड फिल्म द मम्मी की याद दिलाती हैं। उम्मीद थी कि रेत से आग थम जाएगी, लेकिन तूफान ने इसे और भड़का दिया। यह इसराइल के लिए विनाशकारी दिन था। हाईवे 1 की तस्वीरों में जली हुई कारें दिखती हैं, जिन्हें टो करके हटाया जा रहा है। कई सेटलर्स अपनी जान बचाने के लिए वाहन छोड़कर भाग गए। कुछ क्षेत्रों में आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन बार बार आग के फिर से भड़कने की खबरें आ रही हैं। फ्रांस ने मदद की पेशकश की है और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिब्रू में ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। इस बीच इसराइली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने जलवायु परिवर्तन को इस संकट का कारण बताया और कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। वहीं जेरूसलम पोस्ट जैसे अखबारों में यह भी कहा गया कि यह एक आतंकी हमला हो सकता है। इस बयान के बाद कुछ लोगों ने फिलिस्तीनियों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इसराइली मामलों के विशेषज्ञ एहाब जबारिन इससे असहमत हैं। उनका कहना है कि यह इसराइल की अपनी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। उन्होंने बताया कि ज्यूइश नेशनल फंड ने जानबूझकर ऐसे पेड़ लगाए जो इस इलाके के मौसम के लिए अनुकूल नहीं थे, ताकि 1948 के नक्बा के निशानों को मिटाया जा सके, जब लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुछ इसराइली सेटलर्स को जानबूझकर आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिससे यह आग फिलिस्तीनी और इसराइली दोनों इलाकों में फैल गई और करोड़ों की संपत्ति राख हो गई। हालिया रिपोर्ट्स की तस्वीरें दिखाती हैं कि पुलिस अफसर बच्चों को आग से बचाते हुए भाग रहे हैं, एक बच्चे को बाइक पर बिठाकर, दूसरे को गोद में उठाकर। यह दृश्य इस आपदा की मानवीय त्रासदी को दर्शाते हैं। इसराइल ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन सभी समारोह रद्द कर दिए गए। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ स्वतंत्रता का नहीं बल्कि कब्जे का भी 77वां साल है। जब इसराइल अपने राष्ट्र बनने का जश्न मना रहा है, कई लोग उसी समय को फिलिस्तीनियों के विस्थापन और भूमि कब्जा किए जाने के रूप में याद करते हैं। इस वजह से कुछ लोग इसे कब्जे का 77वां साल कह रहे हैं। यह रिपोर्ट विभिन्न न्यूज स्रोतों, विश्लेषकों और पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर आधारित है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और तथ्य संवाददाता या स्रोतों के हैं, और यह किसी धर्म, राष्ट्र या समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते। इस सामग्री का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है।